गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। यह वीडियो 12th हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। जैसा कि आपको पता है, हम गाउस के नियम एवं उसके अनुप्रयोग करा रहे थे, जिसमें हम आप लोगों को 2 अनुप्रयोग करा चुके हैं। और उसमें पहला अनुप्रयोग था समरूप आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और दूसरा था अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम आपको करा रहे हैं चालक परत के कारण, समरूप आवेशित चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आइए तीसरी एप्लीकेशन देखते हैं। समरूप आवेशित चालक परत के कारण, समरूप आवेशित चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी अब हम चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करेंगे। ठीक है। चालक और अचालक में मुख्यतः फर्क क्या होता है कि जब आप अचालक को आवेश देते हैं तो आवेश एक समान रूप से उसके आयतन में वितरित होता है, लेकिन अगर हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो आवेश केवल उसके पृष्ठ पर उपस्थित रहता है। तो मान लीजिए आपके पास ये एक चालक परत है, माना अनंत, ये हमने हमने ये जो है एक चालक परत बनाई है, जिसको हम प्लस क्यू आवेश देते हैं। और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल S है, इसको हम प्लस क्यू आवेश देते हैं और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? S है। इसको दिया गया आवेश Q है और इसका क्षेत्रफल कितना है? S है। तो पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्या है? Q अपॉन S, और Q बराबर सिग्मा S, समीकरण नंबर 1। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे पहले आपने अचालक परत के कारण पढ़ा था, ठीक उसी तरह का है ये पृष्ठावेश घनत्व। ठीक है। अब इस परत के कारण स्मॉल r दूरी पर बिंदु P पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। अब आप जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, और सदिश राशि में मापांक भी होता है और दिशा भी होता है। तो बिंदु P से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करने के लिए पहले बिंदु P से लंब डालिए, जो किस पर आकर मिलेगा? O पर, और O से समान दूरी पर 2 अल्पांश मानिए, A1 और A2। अल्पांश के कारण बिंदु P पर, अल्पांश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, अल्पांश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, उसका मान परिमाण में तो समान होगा, लेकिन दिशा जो है वो भिन्न भिन्न होगी, यानी अलग अलग होगी। और फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में जब कभी भी दिशा का ज्ञान नहीं होता तो हम उसे घटकों में वियोजित करते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें, बिंदु P पर अल्पांशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान परिमाण में तो समान है, लेकिन दिशा भिन्न भिन्न है।
अब परिणामी दिशा ज्ञात करने के लिए यहां हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के घटक करते हैं। क्षैतिज घटक होगा डी cos थीटा और ऊर्ध्वाधर घटक होगा डी sin थीटा। ऐसे यहां पर दोबारा से डी cos थीटा और ऊर्ध्वाधर घटक नीचे की तरफ डी sin थीटा। डी sin थीटा परिमाण में समान एवं दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे, जबकि डी cos थीटा और डी cos थीटा एक ही दिशा में होने के कारण परस्पर जुड़ जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं समरूप आवेशित चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव परत के लंबवत होती है। मतलब ये हमेशा परत से इस तरह से होगी कि परत से इसका जो एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। सदैव ये परत के लंबवत होगी, 90 डिग्री का कोण बनाएगा हमेशा परत से। ना ये ऊपर होगी, ना अगल में होगी, ना बगल में होगी, सिर्फ 90 डिग्री का कोण बनाती हुई होगी। तो ये तो रहा दिशा का ज्ञान। तो दिशा का ज्ञान तो हमको हो गया। एक बार आप सभी बच्चे देख लीजिए, इसके बाद हम सब लोग परिमाण के बारे में स्टडी करेंगे। चलिए अब हम विद्युत क्षेत्र का परिमाण निकालें। देखिए परिमाण निकालने के लिए भी डायग्राम तो यही होता है, पर उस परिमाण निकालने के लिए हमको गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ती है। किसकी कल्पना करनी पड़ती है हमको? गाउसीय पृष्ठ की, है ना। अब हम इसी डायग्राम में बना देते हैं सब चीज़ों को, ताकि आप दोबारा मेहनत ना करनी पड़े और आपको भी समझ में आ जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। ये वही स्मॉल r दूरी पर है। बिंदु P है जहां पर हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण ज्ञात करना चाहते हैं। परिमाण ज्ञात करने के लिए बिंदु P से लंब डाला, जो किस पर आकर मिलेगा, O पर। और परिमाण ज्ञात करने के लिए आपने R लंबाई के और S अनुप्रस्थ काट वाले, लंबाई है R और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है S। R लंबाई और S अनुप्रस्थ काट वाले जिसकी लंबाई R हो और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या हो, S हो, बेलन की कल्पना करनी है। इससे पहले जब आपने अचानक पढ़ा था ना, तो उसमें 2R लंबाई मानी थी, R इधर और R इधर, लेकिन उधर R नहीं होगा आपकी बात। कारण बहुत सीधा सा है। देखिए उधर R इसलिए नहीं होगा कि उधर R क्यों होगा, क्योंकि अंदर तो आवेश है ही नहीं। आवेश तो केवल क्या है, उसके पृष्ठ पर है, तो उसमें केवल R लंबाई है। तो देखिए गाउस के नियम से क्या है गाउस का नियम? साइन ऑफ इंटीग्रेशन विद प्रोडक्टेड एरिया E वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर सिग्मा q अपॉन एप्सिलॉन। परंतु सिग्मा q बराबर कितना, q। साइन ऑफ इंटीग्रेशन विद प्रोडक्टेड एरिया E वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब आप समीकरण 1 से 2 में मान रखो। समीकरण 1 से समीकरण 2 में मान रखने पर, 1 से 2 में मान रखिए, 1 से 2 में मान रखो, क्यू की जगह रख दीजिए आप। साइन ऑफ इंटीग्रेशन विद प्रोडक्टेड एरिया E वेक्टर डॉट ds बराबर सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर 3। अगर आप दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालें तो जो कल की एप्लीकेशन कराई थी और आज की एप्लीकेशन कराई थी,
काफी हद तक एक जैसी चल रही है। मतलब कल आपको जो एप्लीकेशन बताई गई थी और आज आपको जो एप्लीकेशन बताई जा रही है, दोनों लगभग आपकी एक जैसी चल रही है। कल हमने 2r लंबाई के बेलन की कल्पना की थी, आज हमने r लंबाई के बेलन की कल्पना की थी। कल भी बेलन के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल s था, आज भी बेलन के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल s ही है। ठीक है, अब बात आती है कि ये जो पृष्ठ हमने बंद समाकलन लिया है s, ये 3 पृष्ठों से मिलकर बना है। एक तो दाईं ओर का वृत्ताकार पृष्ठ S1, बाईं ओर का वृत्ताकार पृष्ठ S2 और बेलन का वक्र पृष्ठ S3। दाईं ओर का S1, दाईं ओर का अनुप्रस्थ काट S1, बाईं ओर का S2 और बेलन का वक्र पृष्ठ S3। तो ये जो समाकलन है इसको 3 हिस्सों में तोड़ा जा सकता है। E वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर S1 E वेक्टर डॉट ds प्लस S2 E वेक्टर डॉट ds प्लस S3 E वेक्टर डॉट ds बराबर सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन। हमने इस समाकलन को 3 भागों में तोड़ दिया और a डॉट b cos थीटा, ab cos थीटा, ab cos थीटा से इसको एक्सपेंड कर दिया। तो S1 e ds cos थीटा प्लस S2 e ds cos थीटा प्लस S3 e ds cos थीटा बराबर कितना, सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन। ये आपका समीकरण नंबर 3। और अब यहां देखिए, हम विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करने के लिए इन पृष्ठों पर अल्पांशों की कल्पना करेंगे। ये रहे अल्पांश, और अल्पांश की दिशा सदैव पृष्ठ के लंबवत कहां होती है, बाहर की तरफ होती है। ऐसे यहां मान लेंगे हम। तो अगर आप यहां देखें तो विद्युत क्षेत्र भी तो मैंने आपको ये बताया था सदैव तार के लंबवत, जो परत के लंबवत। तो S1 के लिए थीटा बराबर 0 है, S3 के लिए थीटा बराबर 90 है, लेकिन S2 के लिए तो E नहीं होगा क्योंकि अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही क्या है, 0। यानी पृष्ठ S1 के लिए थीटा बराबर 0 है, S2 के लिए E बराबर 0, E नहीं। S3 के लिए थीटा बराबर 90। अब अपन इसको खोल देते। S1 E ds cos 0 डिग्री प्लस S2 वाला तो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 0 है वो। और S3 के लिए E ds cos 90 बराबर सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन। ये 0 है और ये भी 0 हो जाएगा आपका 90 है। S1 E ds बराबर सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन। E बाहर लो, S1 ds बराबर सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन। और ds का कितना क्षेत्रफल होगा, हमने तो पहले ही कहा था कि जो हम पृष्ठ ले रहे हैं, जो हम बेलन मान रहे हैं, उसके अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है S1 ds वो s ही है। तो E इंटू s बराबर कितना, सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन नॉट। s से s कैंसिल हो जाएगा और E बराबर कितना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। समीकरण नंबर 5, क्योंकि ये आपका समीकरण नंबर 4 था, ये 5 बिल्कुल कल जैसा हुआ है। कुछ नयापन है थोड़ा सा इसमें, बट डेरिवेशन बिल्कुल कल जैसी बात हुई है। वही कल की तरह ये उल्टा डबल आया है, ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया है।
कल जो था वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट था, यानी आज जो है विद्युत क्षेत्र जो है वो 2 गुना है, यानी चालक परत के कारण अगर आप विद्युत क्षेत्र निकालने वाले हैं तो वो डबल आएगा। ठीक है, अब अगर आप इसका सदिश रूप लिखना चाहें, सदिश रूप, तो सदिश रूप में कुछ नहीं है, खाली आपको n कैप का यूज करना होगा। E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू n कैप, ये सदिश रूप। ठीक है, तो आइए चलते हैं आगे। चलिए आगे चलते हैं। ये तो आएगा, अब हम ग्राफ बनाते हैं। विद्युत क्षेत्र E और दूरी R के बीच में ग्राफ, सीधा सट, यानी कि विद्युत क्षेत्र जो है वो दूरी R पर निर्भर ही नहीं करती। दूसरा ग्राफ देखिए, सिग्मा और विद्युत क्षेत्र E के बीच में बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सेम वही ग्राफ है जो आपने पूर्व में यानी कि अचालक परत के लिए पढ़े, सेम। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। ठीक है, अब हम आपको एक न्यूमेरिकल कराते हैं आप ही की बुक का। ठीक है, आप ही की बुक का हम आपको कराते हैं क्वेश्चन नंबर, आप ही की बुक का हम आपको कराते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। चित्र अनुसार 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर ऊंचाई, 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर कोई 10 माइक्रोकूलम आवेश रखा है। इससे गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का परिमाण क्या है। ठीक है, मैं डायग्राम बना रहा हूं, देखिए। ये 5 सेंटीमीटर है, ये 10-10 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। आइए देखते हैं इसको। देखिए, फ्लक्स तो किसी बंद पृष्ठ से निकलता है, और ये बंद पृष्ठ नहीं है। बंद पृष्ठ वो होता है जिसका कोई आयतन हो। तो हम इस चित्र को थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करते हैं, थोड़ा सुधार करते हैं, हम एक घन बनाते हैं।
हम एक घन बना रहे हैं, वो 10 है, ये 5 सेंटीमीटर का, यानी इस घन की एक फलक, इस वर्गाकार पृष्ठ को घन की एक भुजा मान सकते हैं, और ये मान सकते हैं कि वो जो आवेश रखा है वो घन के केंद्र पर रखा है। तो गाउस के नियम से ये है फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये कुल विद्युत फ्लक्स है, कुल, जबकि हमें एक फलक से निकालना है। किससे निकालना है? एक फलक से, और घन में 6 फलक होती हैं, तो घन के एक फलक से, घन के एक फलक से निर्गत फ्लक्स ये हो जाएगा सर, एक से निकालना है बस, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन, फाई ई बराबर Q अपॉन 6 एप्सिलॉन। Q का मान कितना है? 10 गुणा 10 की घात माइनस के 6, एप्सिलॉन नॉट का 8.85 गुणा 10 की घात माइनस के 12। और अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.88 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये इसको हल करने पर प्राप्त उत्तर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ भी चुका है, इसलिए अच्छा है कि बेटा इसमें क्या है कि हमें मानना पड़ता है अपनी तरफ से एक फलन, इसलिए ये क्वेश्चन दिया। ठीक है, तो आज के लिए बहुत है बच्चों। आज का लेक्चर में हमने तीसरी एप्लीकेशन कंप्लीट कर ली, अब 3 एप्लीकेशन और बाकी है, यानी 3 अनुप्रयोग और बाकी, फिर आपका चैप्टर समाप्ति की ओर आएगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।